नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज हम पढ़ रहे हैं रोमांटिक एज रोमांटिक मोमेंट के बारे में। इससे पहले हमारी 4 लिटरेचर की क्लासें हो चुकी है। सेकंड ग्रेड लिटरेचर का पूरा कोर्स आपको यूट्यूब पे उपलब्ध करवाया जा रहा है। साथ में इसकी जो पीडीएफ वगैरह होती है वो हम अपने ऐप के ऊपर, जिसका नाम है द टेस्ट हब, उसके ऊपर फ्री में उपलब्ध करवाते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। रोमांटिक एज के बारे में या मोमेंट के बारे में हमें 3 बातें पता होनी चाहिए: टाइम, फीचर और मेजर राइटर। और इसके अलावा मेजर राइटर के जो वर्क होते हैं वो भी हमें थोड़ा पता होना चाहिए। और वर्क के अलावा इनको, ये जो विशेष रूप से प्रसिद्ध थे, किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध थे? कोई सुपरनेचुरल के लिए प्रसिद्ध था, कोई लिरिकल पोइट था, कोई हिस्टोरिकल नॉवल ज़्यादा लिखता था। इस तरीके के जो पर्सन बनते हैं वो हमें ध्यान में रखते हुए ये पूरी की पूरी क्लास जो है वो बनाई है आपके लिए। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, रोमांटिक एज जो है वो सबसे पहले बिगिन माना जाता है 1798 में। आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा और उसके बाद जो पर्सन बन रहे हैं वो आप साथ साथ में नोट करते जाएं। रोमांटिक एज जो है वो सबसे पहले 1798 में लिरिकल बेलार्ड्स के पब्लिकेशन जैसे ही पब्लिक हुआ, ये मतलब छपा, वैसे ही इसको रोमांटिक एज जो है उसको बिगिन मान लिया जाता है। और ये किस किस ने किया था पब्लिकेशन जो है वो? एक तो थे वर्ड्सवर्थ। कौन थे? वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ, सभी नाम जानते हैं। और एक थे एस.टी. कोलरिज और वर्ड्सवर्थ ने मिलकर ये जो लिरिकल बेलार्ड था ये लिखा था 1798 में। उससे पहले नियो क्लासिकल एज चल रही थी। नियो क्लासिकल एज की जो तर्क संगत बातें थी, जो लॉजिकल चीज़ें थी, जो रेशनलिटी थी, उस चीज़ के विरोध में ये एक अपने एज जो है या फिर जो पीरियड है, वो जो सोच है वो विकसित हुई थी। तो हमें याद रखना है भी, नियो क्लासिकल एज के तर्क, लॉजिकल या रेशनलिटी के विरोध में ये एक तरीके से ये जो राइटर थे, ये जो इनकी सोच थी वो पनपी थी। और इसका जो एंड है वो 2 चीज़ें मानी जाती है। एक तो 1832 में, और ऐसा भी कहा जाता है भी 1837 में। दोनों की दोनों चीज़ें हमें याद रखनी है। पहली जो है वो 1832 में तो है, वॉल्टर स्कॉट डाइड हो जाते हैं। वॉल्टर स्कॉट क्या हो जाते हैं? डाइड हो जाते हैं, जो कि एक रोमांटिक राइटर थे या ऑथर थे। और इसके साथ साथ रिफॉर्म एक्ट जो है वो पास हो जाता है। अपने को क्या है, उन चीज़ों से संबंधित नहीं रखना, बातें याद नहीं रखनी भी ये क्या था, इससे डीपली पर्सन नहीं आता। हाँ, इससे आता है कि क्या था जिसके कारण ये जो एज है वो एंड हो गई, प्रारंभ हो गई, इस तरीके का प्रश्न पूछा जाता है। तो हमें याद रखना है भी, वॉल्टर स्कॉट जो है वो डाइड हो गई, उसके कारण इसका एंड माना जाता है। रिफॉर्म एक्ट पास हो गया, उसके कारण इसका एंड माना जाता है। और इसके साथ साथ कुछ लोग ऐसा विश्वास करते हैं, बिलीव करते हैं कि इसका जो एंड ईयर है वो 1837 था। कब? जब क्वीन विक्टोरिया जो है वो सिंहासन पर बैठी थी। क्वीन विक्टोरिया सिंहासन पर बैठी थी 1837 में, और उसके साथ विक्टोरियन एज जो है वो प्रारंभ हो जाती है। तब इसका एंड वास्तविक रूप से भी मानते हैं। तो हमें दोनों याद रखने हैं। आगे चलते हैं। ये जो इंग्लैंड में रोमांटिक मूवमेंट था वो क्या था? रिएक्शन था अगेंस्ट, किसके खिलाफ है? ड्राइडन और पोप की जो तर्क संगीतता की बातें थी, जो रेशनलिटी थी, जो लॉजिकल चीज़ें थी, जो ये रीजन के ऊपर बात करते थे, उस चीज़ के विरोध में ये मूवमेंट जो है वो प्रारंभ हुआ था। और बेसिक रूप से अगर पूछ लिया जाए भी रोमांटिक एज क्या था, बेसिकली ये एक तरीके से द एज ऑफ पोइट्री थी। इसके अंदर पोइट्री बहुत ज़्यादा लिखी गई, इमेजिनेशन, सुपरनेचुरल चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड की गई, इंटेलेक्चुअलिज्म, बौद्धिकता की इसके अंदर बातें की गई। तो ये जो चीज़ें हैं वो हमें याद रखनी है। इस स्लाइड में 3 से 4 पर्सन बनते हैं, आपको याद रखने हैं। 1798 में लिरिकल बेलार्ड के पब्लिकेशन के साथ जो वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कोलरिज ने लिखा था, उसके साथ ही ये जो रोमांटिक एज है वो बिगन हो जाती है। 1832 में वॉल्टर स्कॉट डाइड हो जाते हैं, रिफॉर्म एक्ट पास हो जाता है, और 1837 में क्वीन विक्टोरिया जो है वो इंग्लैंड पर सिंहासन रूढ़ हो जाती है। उसके कारण ये इसका एंड माना जाता है। ये मुख्य रूप से विरोध था, किसका था? नियो क्लासिकल एज का विरोध था, जहाँ पे पोप और ड्राइडन जो है वो सिर्फ और सिर्फ तर्क और जो विचारों की बात करते हैं, जो विरोध की बात करते हैं एक तरीके से, उस चीज़ के बारे में ये अपना क्या था? रोमांटिक मोमेंट था। तो हमें याद रखना है। बेसिकली यह जो एज थी वो क्या थी? एक एज ऑफ पोइट्री थी। अब अपने बात करते हैं इसके करेक्टरिस्टिक की। करेक्टरिस्टिक में सबसे पहला आता है मिस्टिसिज्म। मिस्टिसिज्म का मतलब है मिस्टिक जो चीज़ें होती है, रहस्यवादी जो चीज़ें होती है, जो चीज़ें छुपी हुई है, उनसे संबंधित इन्होंने काफ़ी लिखा। लव फॉर नेचर, प्रकृति के प्रति प्रेम को दर्शाया। वर्ड्सवर्थ ने तो गॉड मान लिया था, प्रकृति को क्या मान लिया था? गॉड। सब्जेक्टिविटी का मतलब है इसमें पर्सनल थॉट और फीलिंग और विचार जो आपको कवि जो है या फिर जो राइटर है, जो ऑथर है, उसके देखने को मिलेंगे। स्पॉन्टेनिटी का मतलब है स्वाभाविकता। और वर्ड्सवर्थ ने इसके बारे में कहा था कि, वर्ड्सवर्थ कहते हैं लिरिकल बेलार्ड्स में जब प्रीफेस लिखा था उन्होंने कहा था, पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस और फ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, इट टेक्स इट्स
ओरिजिन इन द इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, यानी कि सबसे बात हमें याद रखनी है, मेन बात है स्पॉन्टेनियस यानी स्वाभाविकता की बात आती है। जो पोइट्री है वो व्यक्ति के पावरफुल थॉट्स होते हैं, उनके ओवरफ्लो यानी ओवरफ्लो जब हो जाता है तो उसके जो विचार व्यक्त होते हैं वही पोइट्री इन्होंने एक तरीके से कही थी। और ये क्या है, जो अपने भाव होते हैं जब वो इकट्ठा हो जाते हैं तो वो प्रकट होते हैं, ये हमें याद रखना है। फ्रीडम ऑफ इमेजिनेशन, फ्रीडम ऑफ इमेजिनेशन का मतलब है सोच की स्वतंत्रता, इमेजिनेशन की स्वतंत्रता, कल्पना की स्वतंत्रता। ये बातें ये लिखते थे जो हमें देखने को भी मिलती है रोमांटिक पोइट्री में, रोमांटिक वर्क में। इंटरेस्ट इन ह्यूमैनिटी इन कॉमन लाइफ, जो मानवता है, जो कॉमन लाइफ है, उसके बारे में इन्होंने काफ़ी लिखा। इंटरेस्ट इन पास्ट, और पास्ट में जो इनकी रुचि थी वो भी यहाँ पे दर्शाई गई है। तो हमें याद रखना है, 2-3 चीज़ें याद रखनी है। सब्जेक्टिविटी तो है रोमेंटिसिज्म का, जबकि ऑब्जेक्टिविटी है वो किसका है भाई, वो है नियो क्लासिकल एज का। उसके अलावा स्पॉन्टेनिटी जो है वो हमें याद रखना है, स्वाभाविकता की बात करते हैं, इमेजिनेशन की बात करते हैं, कॉमन लाइफ की बात करते हैं, ये हमें चीज़ें याद रखना है। अब हम क्या है थोड़ी महत्वपूर्ण बातों के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। वर्ड्सवर्थ जो है, वर्ड्सवर्थ ने लिखा क्या था और किस तरीके की चीज़ें लिखी थी, वो थोड़े पॉइंट मैंने क्या है इसके अंदर ऐड किए हैं। लिरिकल बैलाड से संबंधित वो थोड़ा था, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। द ऑर्डिनरी लाइफ ऑफ हम्बल पीपल, जो सामान्य व्यक्ति हैं उसकी ऑर्डिनरी लाइफ, सामान्य लाइफ के बारे में इन्होंने, हम्बल जो व्यक्ति होते हैं उसके बारे में इन्होंने लिखा। कोलरिज ने सुपर नेचुरल एलिमेंट, सुपर नेचुरल का मतलब है भूत प्रेत और इनसे संबंधित या फिर बहुत ज़्यादा जो चीज़ें होती है बियॉन्ड द मानव कह सकते हैं, बियॉन्ड द पीपल कह सकते हैं, अन्य चीज़ें भूत प्रेत से संबंधित जो चीज़ें होती है वो उन्होंने ऐड करते हुए लिखा था। और इसके अलावा हमें अपने को देखने को मिलता है भाई, ये तो आपको मैंने बता दिया, लिरिकल बैलाड्स जो है वो आपने पब्लिश किया था किसने, वर्ड्सवर्थ ने और कोलरिज ने। और न्यू फॉर्म ऑफ पोइट्री इन्होंने इंट्रोड्यूस की थी। कैसे, लिरिकल बैलाड्स को लिखकर कहते हैं भाई, ऐसा कहा जाता है लिरिकल बैलाड जब शुरू में लिखा गया तो इनके नाम वगैरह नहीं थे और बाद में इनका नाम वगैरह उजागर हुआ था, ये भी हमें याद रखना है। और एक पर्सन बनता ही बनता है, ये अपने है लेक पोइट। किसका, लेक पोइट का। देखिए मैं आपको जो बता रहा हूँ साधारण भाषा में बता रहा हूँ, लिटरेचर की भाषा में नहीं बताऊँगा। जो फैक्ट हैं और जो चीज़ें पूछी जाती है वही आपको बताई जा रही है, एक्स्ट्रा बिल्कुल भी नहीं बताया जा रहा है। लेक पोइट क्या है, वर्ड्सवर्थ है, कोलरिज हैं, साउदे हैं, इन्हें लेक पोइट कहा जाता है क्योंकि ये लेक डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करते थे। क्या करते थे, लेक डिस्ट्रिक्ट जो इंग्लैंड में है उसको बिलोंग करते थे और वहीं पर ये रहते थे। तो हमें याद रखना है वर्ड्सवर्थ, कोलरिज और साउदे। आगे चलते हैं। देखिए एक और याद रखना है, जो रोमांटिक है ना, रोमांटिक की 2 जनरेशन मानी जाती है और 2 जनरेशन में पहली जनरेशन के जो लोग हैं उन्हें हमें याद रखना है, ब्लेक है, विलियम ब्लेक जिसे कहते हैं, विलियम ब्लेक। दूसरे हैं वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ, सैमुअल टाइलर कोलरिज, एसटी कोलरिज जिन्हें कहते हैं, और साउदे, रॉबर्ट साउदे। सेकेंड जनरेशन रोमांटिक्स, सेकेंड जनरेशन रोमांटिक में हमें क्या याद रखना है, लॉर्ड बायरन याद रखना है, पीबी शैली जिन्हें पर्सी बाइसी शैली कहते हैं याद रखना है, जॉन किट्स भी हमें याद रखना है। 2 तरीके की है, ये प्रश्न पूछा जाता है काफ़ी बार कि फर्स्ट जनरेशन जो है उसके कौन बिलोंग, फर्स्ट जनरेशन से कौन बिलोंग करता है, सेकंड जनरेशन से कौन बिलोंग करता है। तो सेकंड जनरेशन वाले हो गए लॉर्ड बायरन, पीबी शैली और जॉन किट्स, और साउदे, सैमुअल टेलर कोलरिज, वर्ड्सवर्थ और ब्लेक जो है वो किसको बिलोंग करते हैं, फर्स्ट जनरेशन को। आगे चलते हैं, थोड़ा आपको बता दें, रोमांटिक एज है ना, रोमांटिक एज से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था इसका और क्या कारण रहा कि ये चीज़ें जो आपको स्वतंत्रता, इमेजिनेशन, ये चीज़ें देखने को मिलती है। तो 2 चीज़ें इसके ऊपर प्रभाव डालती है, हमें सिर्फ ये याद रखना है भी कौन सी चीज़ें प्रभाव डालती है, उनमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ हमें याद नहीं रखना। अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ था 1775 से 1883 में, उसे याद रखना है। दूसरा है फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 से 1799 के बीच, उसे याद रखना है। और इसी फ्रेंच रेवोल्यूशन के 3 गोल थे, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी और लाइबर्टी। ये 3 चीज़ें, उत्तरदायित्व है, समानता, और ये सभी चीज़ें जो है इनके गोल थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के, और ये हमें वहाँ पे देखने को भी मिलता है। फ्रेंच रेवोल्यूशन है ना, वहाँ के जो थिंकर थे ना वो अलग ही एक न्यू एरा क्या कर देते हैं, प्रारंभ कर देते हैं। द फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 सिंबलाइज्ड द अराइवल ऑफ ए न्यू एरा ऑफ फ्रेश थिंकिंग एंड इंट्रोस्पेक्शन और फ्रेश थिंकिंग को दोनों की दोनों चीज़ें बताते हैं। कौन बताता है, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद का जो सिस्टम हुआ था। और एक फ्रेंच थिंकर है जिनका नाम है जीन जैकस रोसे, रिटर्न टू नेचर इन्होंने शब्द दिया था, याद। आगे चलते हैं, नोटेबल राइटर और इनसे संबंधित महत्वपूर्ण बातें हमें याद रखनी है। सबसे बड़ा जो नाम है वो आता है विलियम वर्ड्सवर्थ का, बहुत बड़ा नाम है विलियम वर्ड्सवर्थ। और इन्होंने जो किया रोमांटिक एज में, वो
विस्मरणीय है, यानी भूला नहीं जा सकता उसे। 1770 से 1850 के मध्य इनका समय रहा। 1843 में इन्हें पोइट लॉरिएट बनाया गया था 1843 में, और जीवन पर्यंत यह पोइट लॉरिएट रहते हैं। और इनका जो पोइटिकल स्टाइल था वो क्या था, मोस्ट ऑफ रेवोल्यूशनरी था, यानी जो पहले की चीज़ें थी उनके रेवोल्यूशन किया था उसमें इन्होंने, एक तरीके से क्या कह सकते हैं, उनके विरोध में लिखा था, उनके उल्टा लिखा था इन्होंने, ये हमें याद रखना है। उसके साथ साथ इनके जो वर्क हैं, द प्रील्यूड और ग्रोथ ऑफ ए पोइट्स माइंड, ऑटोबायोग्राफिकल पोइम है, ब्लैंक वर्स में लिखी हुई, बड़ी गजब की पोइम है, और फिलोसॉफिकल पोइम है, हमें याद रखना है। द प्रील्यूड, बड़ा ही बड़ा नाम है ये इनके वर्क में, हमें याद रखना है, और ये ऑटोबायोग्राफिकल पोइम थी, ब्लैंक वर्स में लिखी हुई। इसके साथ साथ अन्य जो इनके वर्क है 2-3 हमें याद रखने चाहिए। टिंटिन एबे बहुत ही इनका अच्छा वर्क है। इसके साथ साथ आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड है, द सॉलिटरी रिपर है, ये जो वर्क है हमें याद रखने हैं। तो मेन पर्सन इनका है 1843 में पोइट लॉरिएट वाला। उसके साथ साथ इनका रेवोल्यूशनरी सिस्टम था, फिलोसॉफिकल पोइम लिखी थी द प्रील्यूड, और उसके अलावा द सॉलिटरी रिपर, आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड, टिंटिन एबे, ये सभी इनके वर्क थे। इसके बारे में, वर्ड्सवर्थ के बारे में कुछ अन्य फैक्ट भी है, वो भी हमें याद होने चाहिए, क्योंकि नेचर को ये बहुत ज़्यादा मानते थे। किसको? नेचर को ये गॉड के लेवल का मानते थे। आपको बता दें, द हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर और द वर्शिपर ऑफ नेचर, प्रिस्ट भी कहा जाता है इन्हें, जैसे पादरी होता है उसी तरीके प्रकृति को पूजा करने वाला व्यक्ति, वर्शिपर पूजा करने वाला, और साथ में गॉड इन नेचर, प्रकृति में ईश्वर को देखते थे। अब आगे चलते हैं तो एक एक राइटर और या जो ऑथर है या व्यक्ति हैं रोमांटिक एज के, उनसे संबंधित 1 या 2 महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बता रहा हूँ। पेपर में आपको 100% देखने को मिलेगी, आप नोट करते जाएं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें, और साथ साथ में इसे समझते जाएं। पूरा अगर आपने वीडियो देख लिया तो रोमांटिक एज के पर्सन आपके गलत नहीं होंगे। सैमुअल रिचर्डसन, फर्स्ट नॉवल लिखा था इन्होंने पेमिला 1740 में, याद रखना है, इनका फर्स्ट नॉवल याद रखना है। और मेन पर्सन बनता है इनका सैमुअल रिचर्डसन जो है, रिचर्डसन बोलते हैं जिसे। फर्स्ट नॉवल लिखा था इन्होंने क्या, पेमिला। और देखिए एक प्रश्न जो है वो बार बार देखने को मिलेगा आपको, इन दोनों को है ना फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल से जोड़ा जाता है, लेकिन नेट पर सबसे ज़्यादा हेनरी फील्डिंग जो है उनको फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल कहा गया है। और इनका सबसे बड़ा जो ग्रेटेस्ट नॉवल है उसका नाम है टॉम जोन्स। और आप एक बार इसको थोड़ा वेरीफाई कर लीजिएगा, अगर ऑथेंटिक आपको कोई मटेरियल मिलता है तो। मैंने क्या है लगभग नेट से लगभग 10 साइटें मैंने देखी जिनके ऊपर इनका नाम दिया हुआ था फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल, तो मैंने इसके इंक्लूड किया है। हेनरी फील्डिंग जो है हिज ग्रेटेस्ट नॉवल टॉम जोन्स है, हमें याद रखना है। दोनों के दोनों क्या है, सैमुअल रिचर्डसन और हेनरी फील्डिंग दोनों के दोनों क्या करते हैं, रोमांटिक एज को बिलोंग करते हैं। उसके बाद आता है वाल्टर स्कॉट, बहुत बड़ा नाम है, बहुत अच्छा इन्होंने वर्क लिखे थे। नोन फॉर हिज हिस्टोरिकल नॉवल, हिस्टोरिकल नॉवल के जाने जाते हैं, वेवरली नॉवल के लिए जाने जाते हैं। और इनकी मोस्ट फेमस बेलार्ड पोइम है द ले ऑफ द लेक। द ले ऑफ द लेक जो है इनकी फेमस बेलार्ड पोइम है, हमें याद रखनी है। लेकिन इनसे संबंधित ये प्रश्न अच्छा है, हिस्टोरिकल नॉवल वाला और साथ में वेवरली नॉवल वाले, हमें दोनों याद रखने हैं। सैमुअल टी कोलरिज जो है उन्होंने द एनिशिएंट मारिनर लिखा है, क्रिस्टाबेल लिखा है, कुबला खान लिखा है। और द टर्म पेंटिसोक्रेसी जो टर्म है वो किसको बिलोंग करती है, तो हमें याद रखना है किससे संबंधित है, एस.टी. कोलरिज से संबंधित है। इन्हें सुपर नेचुरलिज्म से भी जोड़ा जाता है, किससे जोड़ा जाता है, सुपर नेचुरल जो चीज़ें होती है उनसे जोड़ा जाता है सैमुअल टी कोलरिज को, सैमुअल टाइलर कोलरिज को। आगे चलते हैं। पीबी शेली जो है, पीबी शेली ने पोइम काफ़ी अच्छी अच्छी पोइम लिखी थी। क्वीन मेब लिखी, द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम लिखा। और इनका एक पर्चे, एक तरीके से जो पर्चा होता है ना अपना पर्चा, उस तरीके से इन्होंने लिखा था द नेसेसिटी ऑफ एंथिसिज्म, उसके ऊपर इन्हें कॉलेज से भी निकाल दिया गया था, ये हमें याद रखना है। प्रोमेथियस अनबाउंड हमें याद रखना है। एडोनिस इज एन एलर्जी टू द डेथ ऑफ द जॉन किट्स, ये भी हमें याद रखना है। पीबी शेली के बारे में, पीबी शेली किस एज को बिलोंग करते हैं, रोमांटिक एज को। क्वीन मेब किसकी है, पीबी शेली की है। द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम पीबी शेली का है। और ये सबसे महत्वपूर्ण है, याद रख लेना, द नेसेसिटी ऑफ एंथिसिज्म किसका है, पीबी शेली का। प्रोमेथियस अनबाउंड पीबी शेली का। एडोनिस एक एलर्जी है, वो भी पीबी शेली की है। और डेथ ऑफ जॉन किट्स के ऊपर ये लिखी गई थी। जॉन किट्स जॉन किट्स जो है उनके वर्क है इज़ाबेला, क्या है, इज़ाबेला। हाइपेरियन द अनफिनिश्ड इपिक है, हाइपेरियन इन्होंने एक इपिक लिखा था जो कि अनफिनिश्ड है, यानी पूरा नहीं हुआ था। और एंडीमियोन सबसे प्रसिद्ध मानी जाती है, एंडीमियोन है, हाइपेरियन है, ये सभी के सभी इसके बड़े वर्क है, किसके, जॉन है किट्स के। अदर जो और अन्य जो इससे संबंधित राइटर कह सकते हैं और पोइट कह सकते हैं वो है विलियम हेजलिट। विलियम हेजलिट ने लेक्चर्स लिखे, बहुत ज़्यादा ऐसे लिखे, वो किसके ऊपर थे, लिटरेरी और जनरल सब्जेक्ट के ऊपर थे। इन्होंने जो भी लिखा था वो जनरल सब्जेक्ट के ऊपर लिखा था।
टॉम्स डे क्विंसी जो है वो भी अपने रोमांटिक एज को बिलोंग करते हैं। चार्ल्स लेम जो है वो ग्रेटेस्ट एसिस्ट माने जाते हैं और एसे ऑफ इलिया के लिए चार्ल्स लेम जो है वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, हमें याद रखना है। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने इतना पढ़ लिया, उसके अलावा मैंने कुछ नए प्रश्न भी अपने प्रश्नों जो अपना ये वीडियो है उसमें ऐड किए हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, रोमांटिक्स लव्ड एवरीथिंग एक्सेप्ट, रोमांटिक्स किस चीज़ को पसंद करते थे इसके अलावा, क्या चीज़ है वो जिसके अलावा रोमांटिक सभी चीज़ें पसंद करते थे? नेचर को पसंद करते थे, इमेजिनेशन को पसंद करते थे, सब्जेक्टिविटी को पसंद करते थे, लव फॉर सुपरनेचुरल लाइफ ये एसटी कॉलेज वाला पसंद करते थे, लेकिन रेशनलिटी को पसंद नहीं करते थे। ये तो नियो क्लासिकल एज का मैटर है, हमें याद रखना है। तो भाई इसका सही उत्तर हो जाएगा रेशनलिटी। दूसरा है, ला बेले डेम सेंस मर्सी इज ए बेलाड, बाई किसके द्वारा लिखी गई है? जॉन किट्स। बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, पेपर में देखने को मिल सकता है, आपको याद रखना है, जॉन किट्स ने लिखा था। वॉल्टर स्कॉट को किस लिए जाना जाता है? ये मैंने आपको प्रश्न बता दिया, 2-3 बार ये प्रश्न आया हुआ है। हिस्टोरिकल नॉवल और वेवरली नॉवल के लिए इनको जाना जाता है। द रोमांटिक मोमेंट इज ऑल्सो नोन एज, रोमांटिक मोमेंट को अन्य किस किस नामों से जाना जाता है? रोमांटिक रिवाइवल, हाँ जाना जाता है। रोमांटिक रिएक्शन, हाँ जाना जाता है। किसके अगेंस्ट, अगेंस्ट पूछा जाए तो किसके है भाई? न्यू क्लासिकल के। द रेनास ऑफ वंडर अच्छी तरीके से जाना जाता है। रिटर्न टू नेचर, हाँ 100%। लाइबरलिज्म इन लिटरेचर, हाँ उत्तरदायित्व की बात करते हैं, एक तरीके से लिबरलिज्म की बात करते हैं। तो ऑल ऑफ दीज जो है वो रोमांटिक मोमेंट के बारे में हमें बताते हैं। रिटर्न टू नेचर इंडिकेट्स टू, रिटर्न टू नेचर किससे संबंधित है? ये तो हमें अभी अभी पढ़ा है, द रोमांटिक एज से ये संबंधित है। द रोमांटिक्स टुक देयर इंस्पिरेशन फ्रॉम मिल्टन या डन, ड्राइडन या पोप, स्पेंसर या शेक्सपियर, ये किससे इंस्पिरेशन लेते हैं? रोमांटिक एज के जो लोग हैं वो किससे इंस्पिरेशन लेते हैं? तो वो लेते हैं स्पेंसर और शेक्सपियर से, याद रखना अच्छा प्रश्न है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रोमांटिक पोएट्री, रोमांटिक पोएट्री का कौन सी विशेषता है इनमें से? शार्पन सेंसिबिलिटीज, हाँ है अच्छे तरीके से। सेंसिबिलिटी जो, और ये किससे संबंधित है भाई? सेंसिबिलिटी है ना वो जॉन किट्स से मानी जाती है संबंधित, याद रखना है आपको। सेंसिबिलिटी किससे संबंधित है? जॉन किट्स से। हाइटेंडेड इमेजिनेटिव फीलिंग्स है, इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी है। ऑल ऑफ दीज यानी बौद्धिकता, बौद्धिकता की अंदर जो बुद्धि होती है उसके प्रति किस तरीके की बुद्धि होनी चाहिए, उसके प्रति क्यूरियोसिटी यानी उत्सुकता जो होती है वो। हाइटेंडेड इमेजिनेटिव फीलिंग्स, बहुत ज़्यादा कल्पनात्मक फीलिंग की बात करते हैं, तो वो अपने क्या है? रोमांटिक एज की ये सारी की सारी विशेषताएं हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोइट ऑफ सुपर नेचुरलिज्म, सुपर नेचुरलिज्म कौन है? एसटी कॉलेज। भूत प्रेत महल दुर्ग, ये जो भूतिया महल वाली बात होती है वो एसटी कॉलेज है इससे संबंधित। एडोनिस इज एन एलेजी रिटन ऑन द डेथ ऑफ जॉन किट्स, इट हैज बीन कंपोज्ड बाई, किसके द्वारा लिखी गई एडोनिस भाई? पीबी शैली के द्वारा लिखी गई, जो कि अपने रोमांटिक एज के हैं। नेगेटिव कैपेबिलिटी, नेगेटिव कैपेबिलिटी किससे संबंधित है? नेगेटिव कैपेबिलिटी जो है बिलोंग करती है जॉन किट्स को। किसको? जॉन किट्स को, टी.एस. इलियट को, मैथ्यू आर्नोल्ड को या जी.बी. शाह को। तो हमें याद रखना है जॉन किट्स से संबंधित है नेगेटिव कैपेबिलिटी जो टर्म है वो। क्या टी.एस. इलियट जो है वो किससे संबंधित है? ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव से संबंधित। तो हमने अब तक इसकी थ्योरी पढ़ ली, इसके मुख्य जो राइटर थे वो पढ़ लिए, थीम पढ़ ली, उनके वर्क पढ़ लिए, कौन किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध था हमने ये पढ़ लिया है। और इसके साथ साथ अगर आप ही ऐसे शानदार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं हमारा ऐप है द टेस्ट हब, और उसके ऊपर लगभग सेकंड ग्रेड के काफ़ी लोग जो है इंग्लिश लिटरेचर से संबंधित हमसे जुड़ चुके हैं। हमने वहाँ पे मात्र 51 रुपये में, क्या मात्र 51 रुपये में टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रखी है फुल कोर्स की। किस चीज़ की? फुल कोर्स की, सेकंड ग्रेड इंग्लिश लिटरेचर के फुल कोर्स की। और उसमें हमें ग्रामर, लिटरेचर और टीचिंग मेथड, ग्रामर, लिटरेचर और टीचिंग मेथड के प्रत्येक के आपको टॉपिक वाइज और मिक्स्ड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और उसकी वैधता रहेगी जो सामान्य शिक्षा का एग्जाम होगा, सामान्य शिक्षा का एग्जाम होगा तब तक ये आपको अपडेटेड पर्सन, और उसके साथ साथ आपको फ्री ऑफ नोट्स मिलते हैं। वहाँ पे काफ़ी हमने फ्री नोट्स भी उपलब्ध करवा रखे हैं। राइटर के नोट्स हैं, जो एज है उसके नोट्स हैं, टीचिंग मेथड के भी हम जल्दी उसके अंदर अपलोड करने की कोशिश करेंगे। तो नोट्स उसके अंदर फ्री है। और जो आपकी टेस्ट सीरीज है वो मात्र 51 रुपये में, प्रत्येक टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज आपको लगभग 50 से 100 क्वेश्चन प्रत्येक टॉपिक के ऊपर देखने को मिलेंगे। तो हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को सुदृढ़ कीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको क्लासें अच्छी लग रही है, आपको कुछ चीज़ें सीखने को मिल रही है, तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी क्लासें हैं। संस्कृत शिक्षा एग्जाम जब तक होगा तब तक आपकी लिटरेचर हम इस यूट्यूब चैनल पर पूरी करवा देंगे। थैंक यू, धन्यवाद।